अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको डायनामिक ब्रेकिंग के बारे में हमने चर्चा करी थी। हमने सीखा था कि किस तरीके से डायनामिक ब्रेकिंग वर्क करती है और हमने विजुलाइज भी करा था मशीन का ऑपरेशन। हमने देखा था कि एनर्जी का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि सप्लाई से निकल के मोटरिंग के केस में सप्लाई से निकल के इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। और वहीं पे जब हम लोग डायनामिक ब्रेकिंग करते हैं यानी कि जब हम लोग सप्लाई का सोर्स हटा के वहाँ पे एक डायनामिक रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वही काइनेटिक एनर्जी रोटर की वापस से कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में और उसको हम लोग वेस्ट कर देते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इसका हम लोगों ने सर्किट एनालिसिस भी किया था और देखा था किस तरीके से टॉर्क नेगेटिव हो जा रहा था यानी कि जब भी टॉर्क पॉजिटिव था तो वहाँ मोटरिंग थी। और नेक्स्ट केस में जब भी हमने जैसे ही हमने सप्लाई वोल्टेज को हटा के डायनेमिक रेजिस्टेंस लगाया तुरंत ही टॉर्क नेगेटिव हो गया और वहां पे हमने बताया था कि ब्रेकिंग थी। प्लस इस लेक्चर के अंदर मैंने सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के ऊपर पूरी चर्चा करी थी। हमने हर तरीके से हर पहलू को उसको जज किया था और देखा था किस तरीके से डायनेमिक ब्रेकिंग परफॉर्म कर सकते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं डायनेमिक ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट डीसी शंट मशीन में और सीरीज मशीन में यानी कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन की हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जब हम लोग सेल्फ की बात करते हैं यानी कि सीरीज मशीन और शंट मशीन तो वहां पे डायनेमिक ब्रेकिंग कैसे वर्क करती है। एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है इसके अंदर मैं चर्चा करूंगा उस प्रॉब्लम के ऊपर जो सीरीज मशीन में डायनेमिक ब्रेकिंग करते समय आएगी और बहुत ही डिटेल में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ना अगर मैं शंट मशीन की बात कर लेता हूँ ठीक है तो शंट मशीन कुछ इस तरीके से मुझे दिखती है और जहाँ पे हमारी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो पैरेलल में लगी होती है आर्मेचर के साथ। तो अगर हम फील्ड वाइंडिंग की बात करें उसका रेजिस्टेंस मैं आरएफ कह देता हूँ और आर्मेचर रेजिस्टेंस को आरए कह देता हूँ। ऐसे केस में जैसे ही मैं इसको सप्लाई वोल्टेज वीएस दूंगा ठीक है जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तुरंत ही एक करंट आई फ्लो कर जाएगा और वो आई करंट जो होगा जो नेट करंट या टर्मिनल करंट वो दो पार्ट्स में टूट जाएगा। एक होगा आर्मेचर करंट आईए और एक होगा फील्ड करंट आईएफ। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर ये मोटर रोटेट हो रही है और इसके अंदर फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एक बैक ईएमएफ आ जाएगा। बैक ईएमएफ जस्ट अपोजिट होगा सप्लाई वोल्टेज के ये सब हम लोग जानते हैं। ना अगर मैं इसमें चर्चा कर लेता हूं यहाँ पे आर्मेचर करंट की आइए तो अगर मैं पहला लूप लूं यानी कि अगर इस पर्टिकुलर लूप की बात कर लेते हैं ये पर्टिकुलर लूप की अगर बात कर लें तो यहाँ से हम क्लियरली निकाल सकते हैं। सर्किट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था पहले की सीरीज आपने अगर मेरी देखी होगी कि किस तरीके से करंट निकालते हैं तो आर्मेचर करंट हम सिंपली निकाल सकते हैं वी एस माइनस ई बी डिवाइड बाई आर ए। सिंपली हो गया कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं है। नाउ अगर यहाँ पे एक खास बात देखने को क्या मिली कि जो तुम्हारा करंट है आर्मेचर करंट वो क्या है पॉजिटिव आर्मेचर करंट हमारे सामने निकल के आया है ठीक है तो पॉजिटिव आर्मेचर करंट ध्यान रखना। नाउ टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क की इक्वेशन सिंपल होती है के इंटू फील्ड करंट इंटू आई ए होता है। आई फील्ड करंट की जगह फ्लक्स भी कर सकते हो पर फील्ड करंट लेना आसान होता है क्योंकि इससे हम लोग सर्किट की एनालिसिस अच्छे से कर पाते हैं। तो टॉर्क फील्ड करंट और आर्मेचर करंट में डिपेंड करता है दोनों ही पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो तुम्हारा टॉर्क भी पॉजिटिव है। अब अगर टॉर्क पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम कह देंगे भाई मोटरिंग हो रही है। बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन था कुछ नया सीखने को नहीं मिला सिंपल है। नाउ अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सेम कंडीशन की बस क्या करना है मुझे सप्लाई वोल्टेज की जगह एक डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी लगा देना यानी कि सब कुछ वही है केवल हमने क्या करा सप्लाई वोल्टेज हटा के एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लगा दिया। ना जैसे ही मैं डायनेमिक रेजिस्टेंस लगाऊंगा ऐसे केस में तो देखो पहले पुराने केस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था यानी कि फर्स्ट केस की बात करते हैं तो यहाँ पे वीएस यानी सप्लाई वोल्टेज ज्यादा था बैक ईएमएफ से। तो ऐसे केस में करंट जो था वो सप्लाई वोल्टेज से बैक ईएमएफ यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रहा था तो सप्लाई वोल्टेज से बैक ईएमएफ की तरफ करंट फ्लो कर रहा था ये वाला ठीक है। ना अब अगर हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर केस की सेकंड केस की ठीक है ना ऐसे केस में भाई हमारे पास कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं है तो केवल बैक ईएमएफ है। तो ऐसे में क्या होगा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल यानी कि ईबी से फ्लो करेगा और ऐसे केस में जो करंट की पोलैरिटी होगी वो इस तरीके से निकल के आएगी यानी कि अब जो आईए की करंट है वो कहां से निकलेगी वो ईबी से निकलेगी और आरडी की तरफ जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नाउ ऐसे केस में अगर मैं करंट की बात करूं आर्मेचर करंट तो कितना हो जाएगा जीरो माइनस ईबी डिवाइड बाई आर ए प्लस आर डी। क्योंकि देखो आर डी आ गया पिक्चर में। आर डी क्यों आया है क्योंकि अगर हम अगेन सेम इस सर्किट को ले लेते हैं इस लूप को पर्टिकुलर को तो हम यहाँ से देख सकते हैं आर ए प्लस आर डी आ जाएगा। ये वो डायनेमिक रेजिस्टेंस है। दिस इज द ये है तुम्हारा डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस नहीं था क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का आरडी कनेक्ट नहीं था पर यहाँ पे हमने आरडी कनेक्ट करा है तो इसे यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब क्या होगा करंट को अगर ध्यान से देखोगे तो करंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में करंट क्या होगी निगेटिव करंट हो गई यानी कि आइए क्या हो गया निगेटिव हो गया। ना अगर करंट निगेटिव और टॉर्क की बात कर लूं तो टॉर्क की इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है देखो फील्ड करंट अगर यहाँ पे देखते हो तो फील्ड करंट क्या था फील्ड करंट इस पर्टिकुलर पॉइंट से यानी अगर इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए तो ए से यहां से इस पॉइंट को नाम देते थे बी तो करंट की डायरेक्शन क्या थी फील्ड करंट की आईएफ की डायरेक्शन थी वो ए से बी की तरफ थी यानी कि ए से बी और इसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ था।
नाउ अब अगर यहाँ पे देखो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट तुम्हारा बी हो गया, ठीक है। अब भी फील्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी की तरफ है फील्ड करंट, आई एफ की जो डायरेक्शन है ए से बी की तरफ। तो अभी भी हम इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे आई एफ को क्या लिया हुआ है, आई एफ को पॉजिटिव लिया हुआ है। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ रही होगी ये चीज, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, अब करंट आईए की बात कर लेते हैं। इस केस में करंट जो थी वो देखो एंटर कर रही थी बैक ईएमएफ पे, यहाँ से निकल रही है, तो इसीलिए यहाँ पे करंट आईए पॉजिटिव थी और यहाँ पे करंट हमने क्या करा, नेगेटिव कर ली। यानी कि इसको कंपेयर करते हैं, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों सर्किट को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर करंट एंटर कर रही है बैक ईएमएफ पे तो पॉजिटिव लिया हुआ है मैंने, और यहाँ पे क्योंकि निकल रही तो इसे नेगेटिव ले लिया है। तो एक करंट नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो अगर इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव टॉर्क आ जाएगी, और टॉर्क नेगेटिव, तो ऐसे केस में हमें क्या मिल गया, डायनेमिक ब्रेकिंग मिल गई। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से शंट मशीन यानी कि डीसी शंट मशीन के अंदर डायनेमिक ब्रेकिंग हो पाती है। सिंपल करना क्या है, केवल आपको एक काम करना है, सप्लाई वोल्टेज को हटा के डायनेमिक रेजिस्टेंस वहां पे लगा देना है। ये जितना भी करंट जा रहा है यानी कि जो भी एनर्जी फ्लो करेगी, यानी कि हम लोग बैक ईएमएफ से जो भी पावर लेंगे, यानी कि ये जो करंट होगा ये जब यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे हीटिंग होगी, और ये जो हीटिंग होगी ये बेसिकली रोटर की एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को वेस्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट के टर्म्स में हम लोग एनर्जी को वेस्ट कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात कर लेते हैं तो ये बड़ा ध्यान से समझना। लास्ट लेक्चर मैंने सेपरेटली एक्साइटेड मशीन बताई थी और ये लेक्चर में शंट बता रहा हूँ। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक चार्ट एक जैसा है। तो अगर आपको बनाने को आता है तो चाहे तुमसे शंट पूछें या सेपरेटली पूछें, ये जो चार्ट बताने जा रहा हूं बस इसको बना देना और काम पूरा हो जाएगा। तो जरा समझते हैं कैसे बनेगा। तो स्पीड टॉर्क कर्व बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे ले लेते हैं स्पीड को यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और टॉर्क को ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे देखो तो स्पीड टॉर्क कर्व की अगर बात करें तो डीसी शंट मोशन मोटर या फिर सेपरेटली एक्साइटेड, दोनों में कुछ हमें इस तरीके कर्व देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला जो कर्व है ये मोटरिंग का कर्व है, और दूसरा वाला यानी कि सेकंड क्वाड का जो कर्व है वो ब्रेकिंग का। याद होगा क्वाड, 4 क्वाड ऑपरेशन मैंने आपको बताया था। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड है, फर्स्ट क्वाड जिसमें टॉर्क जो है वो पॉजिटिव है और ओमेगा भी पॉजिटिव है। जब भी ऐसा होगा तो हम फर्स्ट क्वाड में डील कर रहे होंगे। ये सेकंड क्वाड है, सेकंड क्वाड मतलब जिसमें टॉर्क जो होगा वो नेगेटिव हो जाए लेकिन ओमेगा फिर भी पॉजिटिव रहे, ये सेकंड क्वाड है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड जो होता है वो बेसिकली ब्रेकिंग को बिलोंग करता है। हमने लास्ट लेक्चर 4 क्वाड ऑपरेशन में ये चीज सीखी थी, तो बिल्कुल वही चीज है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। तो मोटरिंग हो गया और ब्रेकिंग, ये दो कर्व होते हैं डीसी शंट मोटर के सेपरेटली एक्साइटेड। ना अगर ऑपरेशन को देखते हैं तो मान के चलते हैं अभी यानी करंटली जब कोई भी लोड अप्लाई नहीं है, टी इक्वल टू एल इक्वल टू 0, जब किसी भी तरीके का लोड नहीं लगाया है तो मोटर अपने नो लोड स्पीड यानी कि ओमेगा नॉट पे रोटेट हो रही होगी। ये वो स्पीड है जब आपने मशीन को जस्ट ऑन करा है और मोटर अपने मैक्सिमम स्पीड पर रोटेट हो रही है, कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, तो ओमेगा नॉट कह दिया। ओके ना, जैसे ही मैं इस पे लोड लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने इस पे एक लोड टॉर्क टीएल अप्लाई करा, जैसे ही मैंने इस पे एक लोड अप्लाई करा तो ऐसे केस में क्या होगा, आप यहाँ पे जब इसको एक्सिस को ऊपर ले जाके कर्व के जिस पॉइंट पे टच करोगे वहां से अगर हम एक वर्टिकल लाइन खींच लें तो यहां से मुझे मिल जाएगी रोटर स्पीड। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर लोड अप्लाई करा है तो उस पर्टिकुलर लोड पे मोटर कितनी स्पीड पर रोटेट करेगी, तो ओमेगा आर पर रोटेट करेगी। कैसे निकाला समझ में आ गया। आपके पास ये कर्व दिया हुआ है, आपको सिंपली क्या करना है, जब लोड टॉर्क मार करोगे एक्सिस पे तो उसकी जो एक्सिस जिस पॉइंट पे कर्व को कट करेगी वहां से आपको क्या करना है, एक वाई एक्सिस पे एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये क्या करा है, ये आपने यहाँ पे कट करा, अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो वाई एक्सिस पे जहाँ कट करेगी वो तुम्हें बता देगा किस स्पीड पे मोटर रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे एक बात साफ हो गई कि जिस समय लोड टॉर्क 0 था, यानी कि फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट टी एल इक्वल टू 0, जिस समय कोई लोड नहीं था उस समय मोटर मैक्सिमम स्पीड ओमेगा नॉट पे घूम रही थी। इसको मैंने यहाँ पे जो नॉट दे रखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया नो लोड स्पीड, नो लोड स्पीड। ओके, तो मोटर अपनी नो लोड स्पीड पर रोटेट हो रही थी। अब जैसे ही हमने क्या करा, जैसे इस पे एक लोड अप्लाई करा तो मोटर की स्पीड क्या हो गया, डाउन होती चली गई, इस तरीके से नीचे आई और यहाँ पे आके ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल गई। तो स्पीड क्या हो गया, डाउन होके स्पीड पहुंच गई ओमेगा नॉट से ओमेगा आर, यानी कि ओमेगा नॉट से हम लोग ओमेगा आर पे शिफ्ट हो गए। ये आर क्या है, ये वो स्पीड है एक पर्टिकुलर लोड टी एल पे कितनी स्पीड पे मोटर रोटेट हो रही होगी। अब तक का कर्व समझ में आ गया। नाउ अब क्या हो रहा है, अभी तक भी मोटरिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि ओमेगा पॉजिटिव है और टीएल भी पॉजिटिव है। अब अगर मुझे ब्रेकिंग परफॉर्म करनी है तो टीएल को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग अगर जैसे हम परफॉर्म कर, जैसे हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, यानी कि जैसे हमने क्या करा, हमने सप्लाई वोल्टेज यानी कि जिस इंस्टेंट पे मैंने क्या करा, वीएस को रिप्लेस कर दिया किससे, आरडी से। जैसे ही हमने सप्लाई वोल्टेज को हटा के वहां पे एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लगाएंगे, एकदम से टॉर्क क्या होगा, टॉर्क तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा और ऐसे केस में मशीन जो होगी वो सेकंड क्वाड में ऑपरेट कर जाएगी। तो ये जैसी सेकंड क्वाड में ऑपरेट करती हुई जाएगी तो मान के चलते हैं हम यहाँ पे पहुंच गए सेकंड क्वाड में। अब सेकंड क्वाड में अगर पहुंचोगे तो देखो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम की चीज होती है, यानी कि जिस इंस्टेंट पे आप ये परफॉर्म करोगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे सप्लाई वोल्टेज हटा के,
तो मोटर की स्पीड में तुरंत चेंज नहीं आएगा, वो अपनी स्पीड ओमेगा आर को ही मेंटेन रखेगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने जिस इंस्टेंट पे स्विच क्लोज करा, ठीक है, सप्लाई को हटाया, सप्लाई वोल्टेज को, और डायनेमिक रेजिस्टेंस को इंपार्ट किया, उस इंस्टेंट पे मशीन एकदम से उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो थोड़ी देर के लिए, यानी कि उस इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे मैंने डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, यहाँ पे मशीन जो होगी वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी सेम मेंटेन करेगी। तो इसीलिए क्या हुआ है, देखो ओमेगा आर, यानी कि यहाँ पे पहले भी रोटेट कर रहे थे ओमेगा आर पे, और यहीं पे अभी भी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो यानी कि हम बात करते हैं तो एट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे, यानी कि जिस पर्टिकुलर सेकंड पे हमने डायनेमिक ब्रेकिंग को अप्लाई करा, डायनेमिक ब्रेकिंग को अप्लाई करा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ओमेगा आर सेम रहेगा। और ये होता भी है, यानी कि बाइक अगर तुम्हारी 60 की स्पीड पे चल रही, जैसे तुम ब्रेक अप्लाई करते हो, तो जिस इंस्टेंट पे हम बाइक में ब्रेक लगाते हैं, उसी इंस्टेंट पे बाइक नहीं रुक जाती है, सेम वेलोसिटी रहती है, धीरे धीरे करके उसकी स्पीड डाउन होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमने जैसी ब्रेक लगाए, तो पहले मान के चलते हैं जब मोटरिंग हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने देखो ये पॉइंट बनाया हुआ है, ये हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे एम पॉइंट पे, पर जैसे ही मैंने ब्रेक अप्लाई करे, तो ये क्या होगा, टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा। टॉर्क नेगेटिव होकर हम सेकंड क्वाड में ऑपरेट कर जाएंगे, और कर्व, मोटरिंग कर्व से स्विच कर जाएंगे ब्रेकिंग कर्व की तरफ, ठीक है। तो सेम स्पीड पे हम लोग मोटरिंग पे जो थे, अब वहां से स्विच कर जाएंगे ब्रेकिंग पे। तो क्योंकि स्पीड सेम है, तो हम ब्रेकिंग कर्व के किस पॉइंट पे लाई करेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो कर्व आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, इसको और एक्सटेंड कर दोगे, तो ये जिस पॉइंट पे टच करेगी, ये पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट, यानी ब्रेकिंग कर्व के जिस पॉइंट पे टच करेगी, अब ऑपरेटिंग पॉइंट मेरा बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमारा ऑपरेशन जो था वो एम से बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जैसे ही तुम ब्रेक अप्लाई करोगे, डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करोगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, जैसे ही तुम बी पे पहुंचोगे, अब जो मशीन है वो कौन सा कर्व फॉलो करेगी, वो ब्रेकिंग कर्व फॉलो करेगी। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो टॉर्क नेगेटिव हो गया है, और नेगेटिव टॉर्क के कारण मोटर रिटार्ड करती चली जाएगी, उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी, और कब तक रिड्यूस होगी, जब तक कि ओमेगा आर 0 नहीं हो जाता। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो दिस इज द कर्व, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया, स्पीड टॉर्क कर्व हो गया मोटरिंग और ब्रेकिंग का फॉर शंट एंड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्या, सबसे पहले हम लोग ऑपरेट कर रहे थे मोटर की तरह, जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई करे तो हम एम से बी की तरफ शिफ्ट हो गए। करना क्या है, ओमेगा आर को ही एक्सटेंड कर देना है, वो जिस पॉइंट पे कट करेगी ब्रेकिंग कर्व को, वहां पे हम लोग का पॉइंट ऑफ एक्शन हो जाएगा, पॉइंट ऑफ ऑपरेशन बी पे पहुंच गया। अब जैसे ही तुम बी पे पहुंचोगे तो टॉर्क नेगेटिव हो चुका है, तो मोटर रिटार्ड होती चली जाएगी, और कब तक रिटार्ड होगी, जब तक मोटर बंद नहीं हो जाती। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो ये कर्व आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है, काफी बार पूछा जाता है, और अगर नहीं भी पूछा जाता है और ब्रेकिंग कर रहे हो तो ये कर्व आपको ड्रॉ करना होगा। नाउ अब बात कर लेते हैं डीसी सीरीज मशीन का क्या हालचाल है। तो जरा सीरीज मशीन को ध्यान से एनालाइज करते हैं। सबसे पहले सीरीज मशीन में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस होगा, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ तुम्हें मजा आ जाएगा, सीख के मिलेगा कि किस तरीके से डीसी सीरीज मशीन में क्या प्रॉब्लम होती है, और इतना आसान क्यों नहीं है डायनेमिक ब्रेकिंग करना। तो सबसे पहले डीसी सीरीज मशीन की बात कर लेते हैं। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो दोनों सीरीज में होती है, यानी कि रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में। सीरीज में होने से क्या होता है, अगर हम सप्लाई वोल्टेज वीएस अप्लाई करेंगे, तो ऐसे केस में फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है कि सीरीज मशीन की अगर बात करते हैं तो फील्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी, पोलैरिटी, वो भी सेम होगी आर्मेचर करंट की, और मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और पोलैरिटी भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि सीरीज में ऑपरेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर ऐसे केस में एक बैक ईएमएफ आ गया, अगर ऐसा कुछ है, तो आर्मेचर करंट की जो वैल्यू निकालोगे कितनी निकल के आएगी, वो वीएस सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ डिवाइड बाई आरएफ प्लस आरए। सिंपली मैंने मैथ अप्लाई करी है। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्मेचर करंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों लिया है? क्योंकि भाई सप्लाई वोल्टेज ज्यादा है, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पोलैरिटी ले ली है आईए की डायरेक्शन, और वीएस क्योंकि बड़ा है ईबी से, तो ऐसे केस में करंट की डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान ली है। यानी कि करंट अगर बैक ईएमएफ वाले पोर्शन के अंदर एंटर कर रहा है तो वो हम पॉजिटिव करंट डील करेंगे। ना टॉर्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू भाई पॉजिटिव आर्मेचर करंट लिया है, पॉजिटिव फील्ड करंट लिया है, तो ऐसे में टॉर्क भी पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल केस था, आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिला, पर जरा इंतजार करें। ये हो गया मोटरिंग का ऑपरेशन। नाउ अब हम बात करते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग की। क्लियर। डायनेमिक ब्रेकिंग में हमें क्या करना होता है, सिंपली हम सप्लाई वोल्टेज हटा के डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी अप्लाई कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है ना। जैसे ही तुम डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी अप्लाई करोगे, अब क्या हुआ, अब हायर पोटेंशियल कौन सा हो गया, बैक ईएमएफ वाला हायर पोटेंशियल हो गया। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, आर्मेचर करंट भी रिवर्स हो गया और फील्ड करंट भी रिवर्स हो गया ना। ऐसे केस में अगर हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो V 0 हो गया है, तो 0 माइनस ईबी डिवाइड बाई आर ए प्लस आर एफ प्लस आर डी, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे बड़ी खास बात आती है भाई, आई हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल इजीली है, सारी मशीन में ऐसे ही हुआ।
पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जब हम टॉर्क निकालने चलते हैं। टॉर्क जो होता है वो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों की पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। अब क्योंकि आर्मेचर अगर हम बात करते हैं डीसी सीरीज मशीन में, तो सीरीज में क्या होगा, आई ए इक्वल होगा आई एफ के, बोथ मैग्नीट्यूड वाइज भी और पोलैरिटी वाइज भी। तो अगर ये निगेटिव हो गया तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। और भैया अगर फील्ड करंट भी निगेटिव है और आर्मेचर करंट भी निगेटिव है, तो ऐसे केस में अगर ये दोनों करंट निगेटिव है तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो भी तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा। और अगर दो निगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क क्या आएगा, पॉजिटिव टॉर्क निकल के आएगा। आई होप समझ में आ गई होगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। यानी कि अगर हम लोग डायनेमिक ब्रेकिंग डीसी सीरीज मशीन में अप्लाई करने चलते हैं, डीसी सीरीज में अगर तुम डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करोगे तो ऐसे केस में क्या होगा, आई ए भी निगेटिव हो जाएगा और आई एफ भी निगेटिव हो जाएगा। और जब दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो टॉर्क जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दो निगेटिव का प्रोडक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर हम सिंपली क्या करें, सप्लाई वोल्टेज को हटा के वहां डायनेमिक रेजिस्टेंस लगा दें तो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन रुक जाएगी, शंट मशीन रुक जाएगी, पर सीरीज मशीन नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर भी मोटरिंग ही हो रही है। तो अगर हम डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं डीसी सीरीज मशीन में तो वहां पे ब्रेकिंग ना होके मोटरिंग ही होती रहेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या कभी भी हम लोग डायनेमिक ब्रेकिंग से डीसी सीरीज मोटर को नहीं रोक सकते? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइयो प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो प्रॉब्लम डीसी सीरीज मशीन के साथ ये आ रही है कि अगर मैं सिंपली सप्लाई वोल्टेज हटा के वहां एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूं तो मशीन रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, जैसे मोटरिंग थी वैसे ही चल रही है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर हम कैसे डायनेमिक ब्रेक अप्लाई करेंगे डीसी सीरीज मोटर में। तो जरा इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले सेम कनेक्शन जो हमने मोटर में लिया था, हमने एक आपकी क्या करना है, हमें जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी पोलैरिटी को, उसकी कॉइल को मार्क कर देते हैं। मान के चलते हैं हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी जो दो साइड है, उसको एक को ए लिख दे रहा हूँ, एक को बी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं सप्लाई वोल्टेज की बात करता हूँ, अगर मैं मोटर के केस की बात करता हूँ डीसी सीरीज की, तो ऐसे केस में जैसे ही मैं सप्लाई वोल्टेज दूंगा तो एक फील्ड करंट आ जाएगा, एक आर्मेचर करंट आ जाएगा। ओके ना, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी पोलैरिटी की। अगर आर्मेचर करंट इस बैक ईएमएफ में एंटर करेगा, ठीक है, यानी कि अगर आईए एंटर करेगा बैक ईएमएफ में, तो इस आईए को मैं क्या कह दूंगा, पॉजिटिव कह दूंगा। इसी तरीके से अगर ये फील्ड करंट ए से बी की तरफ मूव करेगा तो इसे भी मैं पॉजिटिव कह दूंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर पॉजिटिव फील्ड करंट है। क्यों? क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव आर्मेचर करंट है क्योंकि ये बैक ईएमएफ के अंदर एंटर कर रहा है। और जब दोनों पॉजिटिव हैं तो टॉर्क भी पॉजिटिव है, और इसको मैंने कह दिया था मोटरिंग। क्लियर हो गया? ये तो बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। नाउ अगर मुझे डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करनी डीसी सीरीज मशीन में तो हमें एक चेंज और करना पड़ेगा। हमने प्रीवियस केस में देखा था डायनेमिक ब्रेकिंग करने के लिए सप्लाई वोल्टेज को डायनेमिक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, ये तो करेंगे ही, एक चेंज और करेंगे, और वो एक चेंज होगा यहाँ पे, यानी कि हमें फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को भी रिवर्स करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखो हमने क्या करा है। पहले केस की अगर बात करते हैं यानी कि मोटरिंग केस में, तो यहाँ पे देख सकते हो बी साइड जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग की तरफ कनेक्टेड है। ठीक है, आर्मेचर से कनेक्टेड है। जबकि यहाँ पे हमने क्या करा है, अगर यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ तो डायनेमिक रेजिस्टेंस और ए बी साइड मार्क कर लेते हैं। अब की हमने क्या करा, हमें एक कनेक्शन में रिवर्स करना पड़ेगा। अगर तुम डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करना चाहते हो डीसी सीरीज में तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए साइड को कनेक्ट करना पड़ेगा आर्मेचर से। देखो ए साइड जो है ये आर्मेचर से कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? यहाँ पे बी साइड कनेक्टेड थी, यहाँ पे ए साइड कनेक्टेड है। तो तुम्हें दो चीजें करनी होंगी अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करना चाहते हो। एक तो आरडी लगाना पड़ेगा सप्लाई वोल्टेज जगह, दूसरा फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा ना। अब देखते हैं इसका फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो जरा देखते हैं। सबसे पहले जैसे ये केस होगा, अब ऐसे केस में करंट क्या होगा, ईबी से बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर हो गया ये सब कुछ? अब देखो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फील्ड करंट की। देखो फील्ड करंट पुराने केस में मैंने आपको बताया था, अगर ए से बी जा रहा है, अगर फील्ड करंट तुम्हारा ए से बी जा रहा है, ए से बी, तो पॉजिटिव होगा ना। यहाँ पे देखो फील्ड करंट कहां से जा रहा है, ए से बी, ए से बी जा रहा है तो फील्ड करंट पॉजिटिव हो गया। पुराने केस को अगर ध्यान से देखोगे, पुराने केस में जो हमने अभी पीछे पिछली वाली स्लाइड में बताया था, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब फील्ड करंट हम लोग जब आर्मेचर करंट को रिवर्स कर रहे थे तो फील्ड करंट भी रिवर्स हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने वाइंडिंग को रिवर्स कर दिया, वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, फील्ड करंट सेम रह जाएगा, सेम पोलैरिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड करंट सेम पोलैरिटी रखा तो पॉजिटिव हो गया। आर्मेचर करंट बैक ईएमएफ से अंदर जा रहा था तो पॉजिटिव था, अब यहाँ बाहर आ रहा है तो नेगेटिव हो गया। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फील्ड और आर्मेचर करंट को, तो दोनों को जब प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव टॉर्क निकल के आएगा, प्लस माइनस इनटू इक्वल टू
माइनस। क्लियर हो गया? तो माइनस टॉर्क मतलब डायनेमिक ब्रेकिंग पॉसिबल हो गई। क्लियर हो गया? तो यहाँ से गुरु मंत्र या कह सकते हो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लर्निंग सीखने को मिली वो क्या है कि भाई अगर डीसी सीरीज मोटर में तुम अगर जिद पे अड़े ही हो कि तुम्हें डायनेमिक ब्रेकिंग करनी है तो दो काम करने होंगे। पहला, आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस लगाना होगा सप्लाई वोल्टेज का। दूसरा, जो फील्ड कनेक्शन है उन्हें रिवर्स करना पड़ेगा ताकि फील्ड करंट, अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है भाई कि फील्ड करंट को रिवर्स क्यों करें, फील्ड कनेक्शन को। तो आंसर ये है, अगर फील्ड कनेक्शन को रिवर्स नहीं करोगे तो ऐसे केस में पोलैरिटी जो है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट की सेम रह जाएगी और सेम पोलैरिटी पे ऑपरेशन मोटरिंग से डायनेमिक ब्रेकिंग की तरफ नहीं जाएगा। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत बार वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि भाई डीसी सीरीज मशीन है और उसमें हमने क्या करा, बच्चा जो था उसने डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करी लेकिन वो फील्ड कनेक्शन को रिवर्स करना भूल गया, तो ऐसे केस में मशीन रुकेगी कि नहीं? तो आंसर होगा नहीं रुकेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप समझ में आ गई होगी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक कर्व को डिस्कस कर लेते हैं। पीछे हमने देखा था शंट और सेपरेटली का। नाउ अब डीसी सीरीज मशीन का अगर कर्व बना ले, स्पीड टॉर्क कर्व, तो ये वाला कर्व तो बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग, मशीन में सीखा होगा आपने, मोटर के मेरे पुराने लेक्चर देखे होंगे। नाउ दिस इज मोटरिंग कर्व और ये बनता है ब्रेकिंग कर्व। ठीक है, ब्रेकिंग कर्व इस तरीके से कुछ आएगा। नाउ ऑपरेशन देख लेते हैं। तो मान के चलते हैं हमारी मशीन जो है वो एक सर्टेन लोड टॉर्क पे ऑपरेट कर रही है, तो उसकी जो ये पॉइंट एम हो गया, मोटरिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। नाउ अगर स्पीड निकालने की कोशिश करें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं वाई एक्सिस पे, एंड दिस इज ओमेगा आर, यानी कि रोटर की स्पीड हो गई एक पर्टिकुलर लोड टॉर्क पे। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ अब ये हो रहा था मोटरिंग ऑपरेशन। अब हमने क्या करा, हमने दो काम करे, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में मोटरिंग ऑपरेशन हो रहा था। अब मैंने क्या करा, मैंने तुरंत ही जो आर वी एस था, वी एस की जगह डायनेमिक रेजिस्टेंस लगा दी आर डी, और जो कनेक्शन थे फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन, उन्हें क्या करा है, उन्हें रिवर्स कर दिया है। उन्हें क्या करा है, रिवर्स कर दिया इस तरीके से। तो फील्ड कनेक्शन रिवर्स, जैसे ही मैं ये करूंगा, जिस इंस्टेंट पे मैं ये करूंगा उस इंस्टेंट पे क्या होगा, ओमेगा आर तो सेम रहेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण तुरंत ही वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो ओमेगा आर उस इंस्टेंट पे सेम रहेगी, लेकिन टॉर्क क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही टॉर्क निगेटिव होगा, टॉर्क निगेटिव ओमेगा सेम, तो हम किस में एंटर कर गए, हम सेकंड क्वाड में एंटर कर गए, सेकंड क्वाड। तो फर्स्ट क्वाड से हम क्या होंगे, सेकंड क्वाड में एंटर कर जाएंगे, यानी मोटरिंग से ब्रेकिंग कर्व पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब कैसे शिफ्ट होंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, ओमेगा आर क्योंकि सेम है तो यहां से ये एक्सिस आगे तक बढ़ा लो, जिस पॉइंट पे कर्व को टच करेगी ये पॉइंट हो जाएगा बी, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग कर्व हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम ब्रेकिंग ऑपरेशन ऑपरेट होगा, तो हमारा जो ऑपरेशन मोटर पे था वो क्या होगा, ब्रेकिंग पे चला जाएगा। ये जो मैंने ग्रीन कलर के एरो दिखाए हैं, इसका मतलब ऑपरेशन शिफ्ट हो गया मोटरिंग से ब्रेकिंग। नाउ जैसी ब्रेकिंग अप्लाई करोगे, टॉर्क नेगेटिव है, तो अब इस कर्व को फॉलो करते हुए मशीन जो होगी वो बंद हो जाएगी। क्लियर हो गया? यहाँ पे करते हुए मशीन आपकी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई हमारी मशीन के अंदर ब्रेक्स अप्लाई हो गए। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायनेमिक ब्रेकिंग इन केस ऑफ डीसी सीरीज मशीन, अगर डीसी सीरीज मशीन की बात कर रहे हैं तो। नाउ लास्ट एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग के। तो अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर चर्चा करते हैं तो एडवांटेज पहला, इजी टू परफॉर्म है, क्योंकि भाई हमें सिंपली क्या करना है, सप्लाई वोल्टेज को हटा के डायनेमिक रेजिस्टेंस लगा देना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करा, कुछ बड़ा काम मैंने नहीं करा, सिंपली बस सप्लाई वोल्टेज हटा के डायनेमिक रेजिस्टेंस लगा दिए। डीसी सीरीज में हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना पड़ा, क्योंकि डीसी सीरीज के अंदर हमने वाइंडिंग जो फील्ड वाइंडिंग थी उसके कनेक्शन को रिवर्स करा, लेकिन और कुछ खास नहीं करा, तो बहुत ही ईजी है। दूसरी अगर डिसएडवांटेजेस की बात कर ले, एडवांटेज तो केवल एक ही है इसका, इजी टू परफॉर्म। डिसएडवांटेज तो पहला, एफिशिएंट नहीं है भाई, बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। रीजन क्या है कि जो भी एनर्जी तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी मोटर से, वो सारी वेस्ट हो जा रही रजिस्टर को हीट करने पे, यानी कि जो भी आपने काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करी मोटर को रोक के, तो वो सारी एनर्जी तुमने क्या करा, वेस्ट कर दी रजिस्टर को हीट करके। दूसरा, स्लो ब्रेकिंग है, बहुत ही हल्की ब्रेकिंग होती है, यानी कि अगर आपसे कहा जाए डायनेमिक ब्रेकिंग करनी है तो जैसा तुमने देखा था साइकिल के अंदर ब्रेक लगाते हो बहुत दूर पे जाके साइकिल लगती है, ठीक है। तो स्लो ब्रेकिंग का मतलब क्या हुआ कि जब आप डायनेमिक ब्रेकिंग लगाओगे तो मोटर बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी अपने आप को रोकने में, ठीक है। तो जैसा हमने देखते हैं कि साइकिल में हम ब्रेक लगाते हैं तो काफी दूर पे जाकर लगती है, तो वैसे ही क्या होता है स्लो ब्रेकिंग। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ब्रेकिंग बहुत स्लो है, मान लो तुम्हें तुरंत ही ब्रेक लगाने हैं तो ये नहीं रुक पाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, तो केवल ऐसी ड्राइव में यूज करोगे जो रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि जिनके अंदर ओमेगा भाई सेम रहती है, मोशन ऑफ डायरेक्शन यानी कि रिमेन सेम, यानी कि अगर मशीन चलेगी तो पॉजिटिव ओमेगा में चलेगी वरना नहीं चलेगी, यानी उस मशीन को तुम्हें रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चलाना है। क्लियर हो गया? यानी कि अगर कोई मशीन है वो केवल क्लॉकवाइज में ही चलेगी या क्लॉकवाइज में जाकर रुक जाएगी तो आप यूज करोगे, यानी कि समझ में आ गया। यानी कि और कह सकता हूं इसे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्ट ऑपरेशन जहां पर भी परफॉर्म होगा, यानी कि जब भी आपको अगर कोई ऐसी मशीन है जो या तो चलेगी या रुकेगी, बस चलेगी तो एक फिक्स डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ही चलेगी वरना नहीं चलेगी, तो ऐसी जगह पे नॉन रिवर्सिबल डिवाइड, ऐसी मशीन्स को हम लोग कहते हैं नॉन रिवर्सिंग ड्राइव्स, यानी कि जो रिवर्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल इसको जरा समझ लो अच्छे से,
भाई मान लेते हैं मेरे पास एक मशीन है जो या तो घूमेगी तो इधर घूमेगी, वरना क्या होगी, रेस्ट पे रहेगी। ये 2 ही पॉसिबल कंडीशंस हैं। तो ऐसे केस को हम कहेंगे, इन तरीके की ड्राइव्स को हम कहेंगे नॉन रिवर्सिंग। वहीं पे अगर कोई मशीन है जो इधर भी घूम सकती है और ज़रूरत पड़ने पे हम उसे इधर भी घुमा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड रिवर्सिबल ड्राइव्स। रिवर्सिबल ड्राइव्स यानी कि ये जो होंगी वो रिवर्सिबल ड्राइव्स होंगी, ठीक है? तो ऐसी जगह जहाँ पे रिवर्सिबल ड्राइव्स होनी है, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहाँ पे डायनेमिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बता दिए, सेपरेटली, शंट, सीरीज, सब कुछ देख डाला और हमने सीखा कि किस तरीके से डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई होती है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कैसे डीसी सीरीज मशीन में ब्रेकिंग अप्लाई होगी, डायनेमिक ब्रेकिंग, जबकि वहां पे फील्ड करंट रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसका भी मैंने आपको प्रॉब्लम भी बताई और उसको सॉल्व भी करा। तो अगर लेक्चर पसंद आया, लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर सकते हो। अपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं।